हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में मैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं जो यूपीपीएससी एई एग्जाम में आज पेपर 1 में पूछे गए हैं। तो ये फर्स्ट 25 क्वेश्चंस हैं जो टेक्निकल में सेट डी में पूछे गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर अ सिंगली रेनफोर्स्ड बैलेंस सेक्शन। सबसे पहले तो यहाँ पे बैलेंस सेक्शन की बात कर रहा है और बोल रहा है कि जो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो हमारा आर यू लिमिटिंग बीडी स्क्वायर होगा। अगर M20 ग्रेड हमारा दिया है और Fe 415 की स्टील दी है तो आर यू लिमिटिंग की वैल्यू हमारी क्या होगी। तो आपको पता है, आपने पढ़ रखा है कि जो आर यू लिमिटिंग की वैल्यू है वो हमारी होती है फॉर Fe 415 दैट इज 1.138 FCK एंड दिस इज बेस्ड ऑन दिस रेशियो कि XU max अपॉन D जो होगा Fe 415 के लिए वो आपका 0.48 D होता है, 0.48 होता है। तो हमारी आर यू लिमिटिंग की वैल्यू जो होगी 0.138 FCK होगी और FCK की वैल्यू M20 ग्रेड दी हुई है तो आप यहाँ पे इसको M20 को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आर यू लिमिटिंग की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 2.761। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटरल टाइज जो हम प्रोवाइड करते हैं रेनफोर्स्ड कंक्रीट रेक्टेंगुलर कॉलम में अंडर एक्सियल टेंशन। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर बोल रहा है कि अगर हम एक्सियल टेंशन में लेटरल टाइज यूज कर रहे हैं तो हम उसको यूज करने का हमारा पर्पस क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था गुप्ता एंड गुप्ता की वीडियो के एक्सप्लेनेशंस में कि जो लेटरल टाइज है वो कई सारे फंक्शनैलिटीज में यूज होती हैं। तो अगर कंप्रेशन में हम उसकी फंक्शनैलिटी देख रहे हैं तो दे विल प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार अंडर कंप्रेशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, बट यहां पर स्पेशली बोल दिया कि एक्सियल टेंशन में हमारा लेटरल टाइज का फंक्शन क्या होगा। तो होगा क्या, एक्सियल टेंशन जैसे ही हमारे कंप्रेशन मेंबर पे लगता है तो इट रिड्यूसेस शियर कैपेसिटी। ठीक है, तो लेटरल टाइज जो है वो हमारा एक काम करती है, साथ ही साथ बकलिंग प्रिवेंट करने के साथ अंडर कंप्रेशन वो हमारे कॉलम की डक्टिलिटी एज वेल एज शियर कैपेसिटी को एनहेंस कर देती है बिकॉज ऑफ कन्फाइनमेंट ऑफ द कोर इनसाइड द कॉलम। तो हमारा जो पर्पस होगा वो चेंज हो जाएगा और हमारा अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा, मोर अप्रोप्रिएट आंसर वो हमारा ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, तो आपने जो पढ़ रखा है उस क्वेश्चन में एक्सियल कंप्रेशन के लिए आपने पढ़ा था, तो यहां पर एक्सियल टेंशन के लिए हमारा जो प्राइमरी पर्पस हो जाएगा लेटरल टाइज के लिए वो शियर कैपेसिटी एनहेंस करने का होगा बिकॉज एक्सियल टेंशन पे हमारी शियर कैपेसिटी रिड्यूस होगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IS 1892 के अकॉर्डिंग जो हम कटिंग एज जो सैंपलिंग ट्यूब यूज करते हैं उसकी जो मैक्सिमम थिकनेस कितनी होगी अगर हमारा 75 mm एक्सटर्नल डायमीटर है और हमें सैंपलिंग करनी है अनडिस्टर्ब्ड स्टिफ क्ले सॉइल में। तो जो रिकमेंडेशंस हैं वो ये कहती हैं कि हमारी जो थिकनेस होनी चाहिए सैंपलिंग ट्यूब की कटिंग एज की वो 3.05 mm होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। इसके बाद आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आरसीसी कॉलम हम डिजाइन कर रहे हैं और हमारी बॉन्ड की स्ट्रेंथ मीट आउट नहीं हो रही है तो इकोनॉमिकल ऑप्शन जो है हमारे पास वो होगा कि हम स्मॉलर डायमीटर के बार्स यूज करें, ठीक है, जो कि लार्जर इन नंबर्स हों। ठीक है, तो मोर अप्रोप्रिएट आंसर बी होगा और ये मैंने IS 456 के कोडल प्रोविजंस में बहुत अच्छे से बॉन्ड वाले क्लॉज में डिस्कस किया था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। हमारा करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा अगर हम ये कंसोलिडेशन थ्योरी में ये अजम्पशन ले रहे हैं कि हमारा जो कंसोलिडेशन है वो अंडर स्मॉल चेंजेस इन इफेक्टिव स्ट्रेस हो रहा है। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन के ड्राइव करते हैं उसमें हमारा जो AV है विच इज द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी वो हम कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, तो इस डिफरेंट अजम्पशंस से डिफरेंट कंक्लूजन्स डिराइव करके हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव की गई है। तो जो ये अजम्पशन है, ये अजम्पशन बेस्ड है, ये कंक्लूड करता है कि जो हमारी कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है वो हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए होगा। ठीक है, फायर रेजिस्टेंस ऑफ आरसीसी मेंबर्स डिपेंड्स ऑन, ये क्वेश्चन मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में भी यूपीपीएससी की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में दिया था और भी जो सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज है वो डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन सेट किया गया और बेसिकली क्वेश्चन मैंने IS 456 से बनाया था। तो यहां पर जो फायर रेजिस्टेंस है आरसीसी मेंबर का वो हमारे तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा और IS 456 की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस में आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 16 पाइल का एक ग्रुप है, यानी अगर हम मान ले तो 1 2 3 4 इस तरह 1 2 3 4 और इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो S है और इसका जो डायमीटर है D है और इस सॉफ्ट क्ले में हमने पाइल को डाला है अंदर
और दैट इज इट मींस इट एक्ट्स एज अ फ्रिक्शन पाइल, तो हम ऑटोमेटिकली एंड बियरिंग हमने नेग्लेक्ट कर दी है इसमें कह रहे हैं, और हम पाइल सर्कुलर मान रहे हैं और हमें निकालना है ऑप्टिमम एफिशिएंसी। तो ऑप्टिमम एफिशिएंसी के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी एफिशिएंसी होती है वी विल टेक इट एज 100% एंड इट इज 1, यानी पाइल की ग्रुप एफिशिएंसी, ग्रुप में जो कैपेसिटी है फेलियर में और इंडिविजुअल फेलियर के बेसिस पे जो कैपेसिटी है, जो रेशियो होगा वो 1 होगा। तो अब हम QUG जो निकालेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन C इंटू पैरीमीटर, पैरीमीटर क्या होगा 4 इंटू 3S प्लस डायमीटर, जो हमारा साइज विड्थ ऑफ द पाइल ग्रुप होगा वो 3S प्लस D होगा इंटू लेंथ ऑफ द पाइल L है, और दिस विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगी ये वैल्यू, इंडिविजुअल पाइल यानी n पाइल्स है, यहां पर n पाइल्स यानी 16 पाइल्स है, इंटू इंडिविजुअल फेलियर के बेसिस पर अल्फा C इंटू पाई DL। तो यहां पर अल्फा की वैल्यू 0.7 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट जो S की वैल्यू है वो हमारी 1 आ जाएगी, इट विल कम एज 2.6D। करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। यहां पर आपकी वैल्यू जो आएगी सॉल्व करके ये 2.6D आएगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, यू विल गेट द करेक्ट आंसर व्हेन यू विल इक्वेट दीज वैल्यूज। तो यहां पर बस ध्यान रखना कि ये 3S प्लस D होगा जब हम विड्थ ऑफ द पाइल ग्रुप निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रिंसिपल हमारा रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड करने के लिए जो यूज किया जाता है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिटिकल हाइट निकालना है जहां पर हमारा इनफिनाइट एक्सटेंट का स्लोप और स्लोप एंगल हमारा दिया हुआ है, ठीक है। फाई कोफिशिएंट ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन दिया है, स्लोप एंगल हम इसको बीटा मान लेते हैं, और E और GS दिया है, और हमें स्लोप की कंडीशन दी है जो सबमर्ज्ड कंडीशन बता रहा है। तो हमारी जो टेलर्स नंबर होगा वी कैन डिटरमाइन दिस वैल्यू, सॉरी टेलर्स नंबर नहीं, जो NS की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन बाय cos स्क्वायर बीटा यानी 25 डिग्री tan 25 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री। इसको आप सॉल्व करोगे तो NS की वैल्यू आ जाएगी 0.084, और जो हमारी क्रिटिकल हाइट की डेफिनेशन है उसके हिसाब से HC जो वैल्यू होगी वो C डैश अपॉन गामा सबमर्ज्ड इनटू NS होगी, ठीक है। यहां पर गामा सबमर्ज्ड कैसे निकालेंगे, आपको सैचुरेटेड निकालना पड़ेगा, सैचुरेटेड यूनिट वेट आप निकालोगे E और GS का यूज करके, तो यू विल गेट some value and you will subtract it from unit weight of water। तो यहां पर हमारा सबमर्ज्ड वेट आ जाएगा जिसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये विल कम एज 10.09 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहां पे NS की वैल्यू आ गई आपकी 0.084, 10.09 वैल्यू आ गई सबमर्ज्ड यूनिट वेट, एंड C की वैल्यू हमारी 30 दी हुई है, तो यहां पर HC की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो 35.4 आएगी। बेसिकली एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं था, तो आप ये क्वेश्चंस आपको इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में छोड़ने चाहिए थे अगर आपके पास टाइम नहीं था क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम दी है जिसका स्पैन L दिया है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको मैं अलग से आपको डराइव करके बता दूंगा, सो इसको मैं छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 35 आप ध्यान रखिएगा, वी विल डिस्कस इन कमेंट सेक्शन एंड विल शेयर द सॉल्यूशन ऑन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल डिजाइन क्राइटेरिया, जो कि रेसिप्रोकेटिंग मशीनरी जब हम डिजाइन करते हैं तो उस केस में हम अज्यूम करते हैं तो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है हमारी दैट शुड बी एटलीस्ट 30%, ये गलत लिखा हुआ है, इट शुड बी 30%, और जो मोशन का एम्पलीट्यूड है वो हमारा 0.2 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्रेशर सॉइल का परमिशिबल लिमिट्स में रहना चाहिए। प्रीलिमिनरी डिजाइन के लिए जो मैक्सिमम प्रेशर है सॉइल का ड्यू टू स्टैटिक लोड दैट में बी टेकन एज 0.4 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर 40 की जगह इन्होंने 30 कर दिया है, तो ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद आते हैं हमारा जो सेंट्रॉइड है सेमी सर्कुलर एरिया की बात कर रहा है, तो दिस इज द सेमी सेंट्रॉइड हमें निकालना है। ये सब मैं ऑलरेडी गुप्ता एंड गुप्ता के मैकेनिक्स के सॉल्यूशन में आपको साथ डिस्कस किया था मैंने, एंड दिस इज एक्स बार। तो यहाँ पे वाई बार की जो ऑर्डिनेट है सेंट्रॉइड की वो होगी हमारी 4r/3 पाई, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस सेक्शन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा। ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है और विस्कोसिटी और यूनिट वेट हमारे दोनों रिड्यूस हो रहे हैं तो हमारा परमिबिलिटी कैसे अल्टर होगी। तो आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि जो परमिबिलिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा यूनिट वेट जो फ्लूइड का है, ठीक है, डिवाइडेड बाई म्यू यानी विस्कोसिटी। तो हमारा K1 इनिशियल है, K2 में हमारा जो होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू पॉइंट ऑफ
90% हमारी क्या हो रही है, यूनिट वेट रिड्यूस हो रहा है, तो ये 0.9 गामा एफ होगी, और विस्कोसिटी हमारी 80% तक रिड्यूस हो जा रही है, तो इट विल बी म्यू। तो हमारा K2 और K1 जो होगा, अगर रेशियो आप निकालोगे तो दैट विल कम एज 12.5, ठीक है, परसेंट आपकी बढ़ जाएगी, इट विल इंक्रीज बाई 12.5%। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। इसके बाद आते हैं, हमें वर्टिकल रिएक्शन निकालना है। यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम दी हुई है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ये पॉइंट डिमार्क कर रहा है कि यहाँ पे 45 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट लग रहा है। आप इसे हिंज मत कंसीडर करना, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी मोमेंट लग रहा है, एंड यू नीड नॉट टू कंसीडर बिकॉज कोई भी कंडीशन न्यूमेरिकल में नहीं दी हुई है। तो सिंपली आपको इक्विलिब्रियम यूज करना है, सिग्मा एफ वाई हमारा 0 होगा और सिग्मा एम ए इक्वल टू 0 होगा। तो सिग्मा एफ वाई से जो हमारी कंडीशन बनेगी दैट विल बी आर ए प्लस आर ए बी इक्वल टू 10 इंटू 4, जो टोटल लोड है हमारा 40 किलो न्यूटन का लोड है वर्टिकल डायरेक्शन में, एंड सिग्मा एम ए जो होगा समीशन ऑफ ऑल मोमेंट्स इक्वल टू 0, तो आर बी इंटू 10 इज इक्वल टू 10 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 45, दोनों का सेम डायरेक्शन होगा, जो इसकी वजह से इस पॉइंट पे मोमेंट आ रहा होगा, और इसका दोनों का डायरेक्शन सेम होने की वजह से दोनों सेम साइन के होंगे। तो यहां से आपकी आरबी की वैल्यू आ जाएगी 12.5 किलो न्यूटन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस कंडीशन से आप सॉल्व करोगे तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 27.5। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यू विल गेट द आंसर एज ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिप लेंथ बताना है हमें वेल फाउंडेशन के लिए, रेलवे ब्रिजेस के लिए और रोड ब्रिजेस के लिए। तो ग्रिप लेंथ हमारा का सिग्निफिकेंस ये है कि हाई फ्लड कंडीशन में हमारी एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो रेलवे ब्रिजेस के केस में इट इज टेकन एज 1/2 ऑफ मैक्सिमम स्काउ डेप्थ, यानी 50% ऑफ मैक्सिमम स्काउ डेप्थ हम ग्रिप लेंथ लेते हैं एडिशनल, ठीक है। यानी ये अगर स्काउ डेप्थ थी, इसके नीचे हम ये जो लेंथ ले रहे हैं ग्रिप लेंथ, ठीक है। तो ये जो हमारी स्काउ डेप्थ थी, अगर ये डी मान लें तो दिस इज टेकन एज हाफ ऑफ डी इन केस ऑफ रेलवे ब्रिजेस, और अगर रोड ब्रिज होगा तो दिस इज टेकन एज 1/3 ऑफ दिस डी, यानी अप्रोक्सीमेटली 33%, विच इज नियर द 30%, ठीक है। तो रोड ब्रिजेस के लिए 30% है, और रेलवे ब्रिजेस में बिकॉज वहां पर मोर डायनेमिक एक्शन इज देयर, तो वहां पर ग्रिप लेंथ और स्टेबिलिटी हमें बढ़ाकर रखने के लिए 50% ज्यादा लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टोटल डेप्थ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दो मेंबर्स दिए हैं, हमें एक्सियल फोर्स निकालनी है जो कि इस मेंबर में ट्रांसफर हो रही है। तो हम इसको पी फोर्स ले लेते हैं, इसको क्यू ले लेते हैं, और यहाँ पे एंगल को थीटा ले लेते हैं। तो वी विल यूज द जॉइंट इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट। तो समीशन ऑफ x इक्वल टू 0 और समीशन ऑफ, बिकॉज वी विल यूज मेथड ऑफ जॉइंट्स, इसमें जॉइंट इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशंस हैं। तो हमारा सिग्मा एफ एक्स अगर आप 0 करोगे तो p प्लस क्यू कॉस थीटा एक 0 हो जाएगा, और दूसरी कंडीशन होगी हमारी q साइन थीटा प्लस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से आपका आ जाएगा -10 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो यू विल गेट 10 अपॉन tan थीटा, ठीक है। अब tan थीटा हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हमारी tan थीटा की वैल्यू 0.5 रख दोगे आप यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारा 20 किलो न्यूटन टेंसाइल नेचर का। तो हमारा टेंसाइल नेचर की 20 किलो न्यूटन की फोर्स एक्ट करेगी मेंबर ए बी में, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि हमारा टोटल और इफेक्टिव वर्टिकल नॉर्मल स्ट्रेसेस निकालनी है, ठीक है। और 7 मीटर डीप वाटर लेक है, यानी हमारा वाटर लेक है, ठीक है। ये वाटर लेवल है इसका, ये 7 मीटर डेप्थ है, और हमें टोटल स्ट्रेस निकालनी है और नॉर्मल इफेक्टिव स्ट्रेस निकालनी है, ठीक है। तो ये हमारा 5 मीटर पे निकालनी है आपको वाटर लेवल टॉप सरफेस से। तो जो टोटल स्ट्रेस होगा दैट विल बी ड्यू टू द वेट ऑफ द वाटर एक्टिंग अबव दिस पॉइंट, यानी गामा WH। तो गामा हमारा होता है 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा यूनिट का ध्यान रखना है, बिकॉज केजी पर सेंटीमीटर में ही जैसे ही ये बोल रहा है तो 9.8 किलो न्यूटन को आपको कन्वर्ट करना होगा केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो 9 किलो न्यूटन मीटर क्यूब जो होगा दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -3 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और इसको आपको h से मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 मीटर है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो विल गेट 0.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर एज द टोटल स्ट्रेस। अब इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, दैट विल बी सिग्मा माइनस यू, यानी पोर प्रेशर इज ड्यू टू वेट वाटर, यानी गामा WH वो सेम होगा, दोनों के बराबर होगा। तो हमारा ये सिग्मा इफेक्टिव 0 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
4 फोर्सेस हमारी दी हुई हैं, ठीक है, एक साइड्स ऑफ स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही हैं और साइड हमारी 1 मीटर की है और हमें निकालना है कि मैग्नीट्यूड कितना होगा फोर्सेस का और रिजल्टेंट क्या होगा। तो मैंने आपको रिसेंटली जो गुप्ता के मैकेनिक्स के वीडियोस में उसमें आपको बताया था रिजल्टेंट निकालना। तो रिजल्टेंट इज समीशन ऑफ सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो सिग्मा एफ एक्स जो नेट फोर्सेज हैं एक्स डायरेक्शन में जो एक्ट कर रही हैं वो हमारी 200, ये हम अगर इसको ओरिजिन मान लें तो ये हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये निगेटिव पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है। तो 200 माइनस 600 हो जाएगा, यानी माइनस ऑफ 400 न्यूटन। सिग्मा एफ वाई क्या होगा हमारा 400 न्यूटन, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो माइनस 800 न्यूटन, तो ये आ जाएगा माइनस 400 न्यूटन्स। तो हमारा रिजल्टेंट जो आ जाएगा, इसको आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो विल गेट 400√2। अब ये मान लेते हैं कि ये रिजल्टेंट जो है ये कहीं पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हो, ये सिग्मा एफ एक्स था, 400 न्यूटन माइनस में था, ये 400 न्यूटन माइनस में था, और इसका रिजल्टेंट यहां पर एक्ट कर रहा है थीटा एंगल पे। तो tan थीटा क्या होगा हमारा सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स माइनस में, तो ये हमारा माइनस ऑफ 45 डिग्री आ जाएगा, जो कि इंडिकेट कर रहा है वो ये यहाँ पर एंगल है। मान लेते हैं यहाँ पे रिजल्टेंट आर जो है वो थीटा डिग्री यानी 45 डिग्री पे एक्ट कर रहा है। तो हमें ये दूरी निकालनी कि इस पॉइंट से एक्स बार कितनी दूरी पर है। तो हम क्या करेंगे, पूरे सिस्टम का मोमेंट ले लेंगे, बिकॉज यहाँ पे नेट मोमेंट जो होगा सिग्मा एम ए वो कितना होगा, जो हमारी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, तो ये हमारी इसकी वजह से और इसकी वजह से 0 होगा, बिकॉज इस पॉइंट से होकर जा रही है। तो ये हमारा जो मोमेंट आएगा वो आ जाएगा 400 इंटू 1 और 600 इंटू 1, यानी 1000 न्यूटन मोमेंट एक्ट कर रहा है। तो रिजल्टेंट जो है उसको आप रिजॉल्व करोगे तो आर कॉस 45 साइन 45 सॉरी इंटू एक्स बार इज इक्वल टू जो हमारा 1000 न्यूटन मीटर का जो मोमेंट आया है। तो साइन 45 इज 1/√2, तो 400√2 इंटू 1/√2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स बार आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 400 यानी 2.5 न्यूटन, 2.5 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट ए। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा हमारा, जो कि ए पॉइंट से हमारा रिजल्टेंट एक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर हमें स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है। तो आपने पढ़ रखा है एज के हिसाब से ये हमारी C3S जो हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ देने वाला इनिशियल स्ट्रेंथ देने वाला जो C3S है, जो अर्ली स्टेजेस में स्ट्रेंथ देगा। लेटर एज में जो हमारी स्ट्रेंथ देता है दैट इज C2S, और जो हमारा C3 है ये हमारा C4AF। तो इस ऑर्डर में हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये ऑर्डर आएगा हमारा स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन में। ये हमारा एज है और ये हमारा ये स्ट्रेंथ है आपकी और ये एज है, ठीक है। तो हमारा C3S, C2S, C3S, ये 4 एक करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आते हैं, एक बुलेट है जिसका जो मास है वो 30 ग्राम है, ठीक है। ये हमारे गन है, यहाँ से 30 ग्राम की एक बुलेट है जो कि वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड से निकल रही है। और हमें बताया जा रहा है कि जो फोर्स इसकी वजह से डेवलप हो रही है गन में वो हमारी 0.008 सेकेंड्स के लिए लास्ट हो रही है। तो एवरेज इंपल्सिव फोर्स हमें निकालना है। तो हमारा जो फोर्स होगा वो आपको पता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। मास हमें दिया 30 ग्राम्स यानी डिवाइडेड बाई 1000 इंटू एक्सेलरेशन जो होगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो जो हमारा चेंज इन टाइम है जिसके लिए फोर्स लास्ट कर रही है वो आपको पता है, तो दैट विल बी गिवन बाई 30/1000 इंटू फाइनल वेलोसिटी बुलेट की 0 हो जाएगी, तो 500 माइनस का होगा बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स इंपल्सिव फोर्स एक्ट करेगी, डिवाइडेड बाई 0.0018 सेकेंड्स। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट करेक्ट आंसर एज 8033.33 न्यूटन, ठीक है, यानी 8.33 किलो न्यूटन की फोर्स हमारी इंपल्सिव फोर्स एक्ट करेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम जिसमें हमारा लीस्ट पॉसिबल जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है किसी भी एक्टिविटी के लिए मिलता है वो हमारा आपको पता है दिस टाइम इज कॉल्ड ऑप्टिमम टाइम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है विच इज गोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी SHM
हो रहा है, जिसपे पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है फ्रॉम सेंटर ऑफ मोशन के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है वो हमारी दी हुई है, यानी डिस्प्लेसमेंट का फॉर्म का जो एम्पलीट्यूड है वो दिया हुआ है 1.5 मीटर। ये मैंने आपको गुप्ता एंड गुप्ता में कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था एसएचएम जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो जहां पर मैंने आपको बताया था कि जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है दैट इज गिवन एज a ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जो यहाँ पे ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, a की वैल्यू दी हुई है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है सेंटर ऑफ मोशन के रिस्पेक्ट में 6, तो यहां पर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो 6 इज इक्वल टू 1.5 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर आपका आ जाएगा 4, यानी ओमेगा आ जाएगा आपका 2, और ओमेगा आपको पता है 2 पाई बाई टी होता है हमारा, विच इज गिवन एज 2। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टी जो आएगा टाइम पीरियड आएगा वो हमारा पाई सेकेंड्स आ जाएगा। तो पाई सेकेंड्स हमारा कितना होगा 3.14 सेकेंड्स। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि हमारा अगर इनमें से किसकी क्वांटिटी एक्सेस में होगी, तो जो ब्रिक को जब हम प्रिपेयर कर रहे होंगे, बना रहे होंगे, बर्न कर रहे होंगे, तो उसका कलर जो होगा वो रेड से येलो हो जाएगा। तो उस केस में हमारा लाइम अगर एक्सेस में होता है, ठीक है, तो हमारा ब्रिक जो होगा बर्निंग के समय रेड से येलो कन्वर्ट में चेंज हो जाता है। तो हमारा लाइम स्टोन इज द मेन सोर्स फॉर द लाइम। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ, तो आपको मैंने बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो इनके बीच में हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो रही है डिवाइडेड बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो आर है, यानी एफ इज इक्वल टू म्यू आर जो होगा, तो म्यू विल बी एफ लिमिटिंग फोर्स डिवाइडेड बाय दी जो नॉर्मल रिएक्शन हमारा डेवलप हो रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइबर्स अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट, एफआरसी बोलते हैं। उसकी वजह से हमारी बेसिकली क्या होगी, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाती है, हमारी टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेंथ, इंपैक्ट रेजिस्टेंस सभी कुछ बढ़ जाता है। तो टफनेस इज द प्रॉपर्टी जो कि इंपैक्ट रेजिस्टेंस को डिपिक्ट कर रही है, डक्टिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर 20 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जिन भी क्वेश्चंस में आपको लगता है मैंने गलत बताया तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।